नमस्कार, मैं हूं आजाद सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज जुनून सच दिखाने का। नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास की रफ्तार, निवेश का हब, लेकिन अब सवाल, क्या इसे अशांति की प्रयोगशाला बनाने की साजिश रची जा रही थी? श्रमिकों के नाम पर हिंसा, और हिंसा के पीछे कौन? एसटीएफ और पुलिस के खुलासे चौंकाने वाले हैं। तमिलनाडु से गिरफ्तार आरोपी आदित्य आनंद का दावा कि निशाना सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि बड़ी विदेशी कंपनियां और नोएडा एयरपोर्ट का काम भी था। मतलब साफ, स्थानीय विरोध राष्ट्रीय अस्थिरता में बदलने की तैयारी थी, साजिश थी। 11 संदिग्ध बैंक खाते, फंडिंग कहां से आई, 3 राज्यों में फैली जांच और सोशल मीडिया पर फैलाया गया झूठ का ये जाल। क्या ये महज गुस्से का विस्फोट था या सुनियोजित साजिश? पुलिस थानों को जलाने तक की प्लानिंग। क्या कानून व्यवस्था को सीधे चुनौती दी गई? 5 आरोपी जेल में, लेकिन कई चेहरे अब भी बेनकाब होने बाकी हैं। अब सवाल ये, कौन हैं ये लोग जो मजदूरों की हक की आड़ में आग भड़काना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, किसके इशारे पर जल रहा था नोएडा? ये सवाल एक एक करके जरूर पूछे जाएंगे, इन सवालों के जवाब जानेंगे भी। लेकिन देखिए, ये पूरी तस्वीरें जो नजर आए इस वक्त नोएडा से, मजदूर नहीं बल्कि यहाँ पर प्रदर्शन कुछ इस प्रकार से, जब तक मजदूरों के द्वारा, श्रमिकों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था तो वो शांतिपूर्वक था, अपनी मांग वो रखते नजर आ रहे थे। लेकिन अचानक से पुलिस पर पथराव कर दिया जाता है। उसके बाद पुलिस की गाड़ियों को जो है वो आग के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस को इतना मजबूर किया जाता है कि वो आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पर मजबूर हो जाए, लाठी चार्ज कर पर मजबूर हो जाए और उसके बाद उस प्रदर्शन को उग्र पे उग्र किया जाए। प्रशासनिक मजबूती कुछ इस कदर देखने को मिली कि पुलिस ने प्रशासन बहुत जल्दी ही कंट्रोल करने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक बैठक और आपातकाल बैठक का आयोजन भी किया गया था और उसके बाद उस बैठक में सीएम के द्वारा जब कहा जाता है कि ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, सुनियोजित साजिश है, ये जिक्र सीएम के द्वारा पहले दिन से ही कही जा रही थी इसे लेकर के। और उसके बाद अब देखिए, एक के बाद एक कई सारे खुलासे भी हो रहे हैं। नोएडा टारगेट बना, लेकिन सवाल ये कि इसका मास्टरमाइंड कौन है? दंगे की पटकथा लिखी गई, किरदार अभी भी बाकी है, जानना बाकी है कि आखिरकार मास्टरमाइंड कौन है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। केसी जैन जी नेता भाजपा से हमारे साथ, दारा सिंह यादव नेता सपा से हमारे साथ और हमारे सहयोगी रेश परिहार हमारे साथ बने हुए। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है चैनल न्यूज पर। केसी जैन जी, एक बड़ा दंगा, एक बड़ी साजिश, ये सिर्फ गुस्सा नहीं, एक गेम प्लान था। इसे समझने में इतना समय कैसे लग गया? हेलो जी सर। हेलो जी 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 आएंगे केसी जैन जी आपके पास, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है वो दो मेहमानों और दर्शकों को हम बता देते हैं। रमेश, जरा ग्राउंड रियलिटी आप बताइए, मास्टरमाइंड को लेकर किस तरह के बड़े खुलासे हो रहे हैं, फंडिंग फसाद तक ये पूरी स्टोरी जरा समझाइएगा। हल्के कम करो। और सीमा, देखिए, नोएडा में लगातार सर्विस आंदोलन का प्रदर्शन हो रहे थे। 13 तारीख को जब आगजनी की घटना हुई और फोड़ की घटना के बाद अंधेरा हो रहा है, मामले को जांच करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तारी हुई तो रुपेश रॉय और मनीष बहाल की हुई। और उसके बाद आदित्य आनंद जो मुख्य साजिश करता था उसे भी तमिलनाडु से पकड़ लिया। अब उसके बाद 2 और उसके साथी सत्यम वर्मा और हिमांशु ठाकुर को गिरफ्तार किया। तीन कहीं तो कुल 5 गिरफ्तारी देखिए साजिश को चलाने के लिए की गई है और इसके अलावा 22 लोगों की और गिरफ्तारी कर ली गई है। और वहीं बात करें साजिश की, साजिश जो साजिश करता था, ये नोएडा को जलाने की साजिश कर रहे थे। इनके द्वारा जो नोएडा के जो थाने हैं, पुलिस थाने, उनको जलाने की कोशिश की जा रही थी। और ये सब जो षड्यंत्र रचा जा रहा है कि इसके प्रति दंगा फैलाने के लिए करा जाता है। जो श्रमिकों के प्रदर्शन की आड़ में
दंगा फैलाने की कोशिश ये कर रहे थे और इनकी कोशिश थी कि किसी प्रकार से दंगा फैले, नोएडा चले और नोएडा में जो स्टेशन है उनमें आग लगाई जाए, पुलिस प्रशासन से लोगों को पीटा जाए, मारपीट करी जाए, आगजनी करी जाए, चोट करी जाए। और इसकी पक्षता ऐसे ही नहीं निकली, इसकी पक्षता निकली है वो सोशल मीडिया के माध्यम, सोशल मीडिया के व्हाट्सएप और लोगों को जोड़ा गया, श्रमिकों को जोड़ा गया, उन ग्रुप्स में बयानबाजी करी गई जिससे कि श्रमिक हिंसा बढ़ के। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो इनमें जुड़े थे और वो जो लीडर थे, जो साजिश करता थे, वो इसको ग्रुप को क्रिएट करते थे और उसके बाद खुद उस ग्रुप से लेफ्ट हो जाते थे। मतलब कि उसको ग्रुप को क्रिएट करना, उसके बाद लेफ्ट हो जाना, मतलब नेतृत्व विहीन हो जाना। और उस ग्रुप में जिसको जो मन चाहे वो लिखता था और तमाम तरीके की ऐसी बातें लिखी जाती थी कि अब ये इस कंपनी का गेट छोड़ना है, अब यहाँ पे आग लगानी है, अब ये करना है। तो ऐसे मैसेज वहां से कन्वे करे जा रहे थे। और साथ ही साथ अगर सोशल मीडिया की बात करें तो जितने भी ट्विटर अकाउंट थे, ट्विटर अकाउंट पर नोएडा पुलिस लगातार नजर बनाए रखी थी, लेकिन कुछ ट्विटर अकाउंटों से फेक न्यूज प्रसारित की गई। इसमें कहा गया कि जो नोएडा पुलिस है उसकी गोली से कुल 14 लोगों की मौत हो गई। ठीक है, वहीं बात करें और एक और ठीक है रमेश, ठीक है आएंगे आपके पास। कई सारी ऐसी गलतफहमियां जो हैं, कई सारी ऐसी झूठी खबर फैलाई गई जिसकी वजह से उसके बाद श्रमिकों में का प्रदर्शन उग्र रूप दे दिया गया। केसी जैन जी, जब बात आते हैं प्रदर्शन को लेकर तो ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रदर्शन जो है एक साजिश के तहत यहां पर आयोजित किया जाए। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं, क्यों इस प्रकार से कभी किस यहाँ पर देखिए श्रमिकों के आंदोलन को जो है वो प्रदर्शनकारियों को इस तरीके से साजिश का रूप दे दिया जाता है, पुलिस प्रशासन पर हमला कर दिया जाता है। ऐसे मामले कई बार सामने आए हैं। प्रशासनिक मजबूती और अवेयरनेस क्यों नहीं? देखिए सीमा जी, आपको याद होगा इसके पहले भी पीएफ फंडिंग को लेकर के जब सरकार ने सतर्कता बरती और तमाम सारे ऐसे अकाउंट सामने आए जो कहीं ना कहीं विदेशों से जिसमें फंडिंग हो रही थी समाज सेवा के नाम पर, और जब उन अकाउंट को बनने की बात आई, उनको सीज करने की बात आई, तो यही समाजवादी पार्टी ने सामने आकर के उसका पूरा विरोध किया कि आप फंडिंग आ रही है, आप बंद कर सकते। और वो फंडिंग किसमें काम में आती थी? वो जिहाद मानसिकता के जो लोग हैं वो अपने काम में उसका इस्तेमाल करते थे। वो चाहे लब जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, या फिर तमाम सारी आतंकवादी गतिविधियों उस फंडिंग का इस्तेमाल होता था। तो जब पीएफ फंडिंग को बंद किया गया, तब कहीं ना कहीं विपक्ष में तमाम सारी पार्टियां उसके बचाव में उतर आती। जब राष्ट्र की सुरक्षा की हो तो वहां पर पार्टीगत विचारधारा को पीछे रख करके राष्ट्र को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। लेकिन इन सारी चीजों को पार्टियां लगातार नगण्य करती रही। अब बात आई है कि भाई ये इतना बड़ा आंदोलन कैसे हो गया। दरअसल क्या था कि वहां के श्रमिक थे, उनकी जो मांग थी कंपनियों से, उसमें काफी कुछ कंपनियों के जो मालिक है उन्होंने पहले से मान ली थी, लेकिन उसकी आड़ में इनको आंदोलन दे करके अव्यवस्था पैदा करनी थी, हिंसात्मक रूप दे रहा था। अब आप देखिए उनके पास पत्थर कहाँ से आए, उनके पास हाथ में लाठी डंडे कहाँ से आए। कर्मचारी तो शांत तरीके से रह करके काम करने वाला होता है, फिर पुलिस पे हमला करने का साहस कहाँ से आया? जो हम आदमी वहां से निकल रहा था उसके ऊपर पत्थरबाजी हो रही थी, जो वहां पर एम्बुलेंस निकल रही थी उसको भी नहीं निकलने दे रहे थे। तो ये गोला बारूद भी सामने आया कि वो भी कहीं ना कहीं था, आग वो लगाने का प्रयास कर रहे थे, तो ये पेट्रोलियम पदार्थ उनके हाथ में थे। ये सारी चीजें बिना संयंत्र के नहीं हो सकती है। कर्मचारी अपना काम करता है, श्रमिक का मेहनत करता है और मेहनत की मजदूरी की मांग करता है, बिल्कुल जायज है। और माननीय मुख्यमंत्री सीमा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से वो लागू किया था और कहा था कि भाई ये 1 अप्रैल से लागू होगा, 1 अप्रैल से। हो रहा उसके पहले से। ठीक है दारा सिंह जी, अब ये पूरा प्रदर्शन जो है वो साजिश का प्रकार से रूप लेता नजर आया, वो हमने देखा। व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेजेस वायरल हुए, वो हमने देखा। मास्टरमाइंड को यहाँ पर गिरफ्तार करने की पूरी कवायद की जा रही है, वो भी हमने देखा। लेकिन जब मुख्यमंत्री के द्वारा इस पूरे प्रदर्शन को साजिश कहा गया था, तब अखिलेश यादव जी का भी बयान सामने आया था और वो कह रहे थे कि जले पर नमक छिड़कने का काम इस वक्त सीएम कर रहे हैं। लेकिन ये तो पूरा मास्टरमाइंड के तहत एक विरोधी, एक तरह की सुनियोजित साजिश नजर आई। इस पर क्या कहेगी आप सफा? देखिए सीमा जी, सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को नमस्कार। अभी आपके जो सवाल है उसे भी आते हैं। पहले हमारे जो केसी जैन जी ने बोला है
केसी जी को शायद पता नहीं होगा, जब आपका आरएसएस का जब गठन हुआ था और जब भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्य धारा है उसको जानते हो, पाकिस्तान से फंड मिला था। ये याद है कि नहीं आपको? पाकिस्तान के लोगों ने फंड दिया था, ये नहीं याद होगा। आज देखिए, बात यह है कि केसी जैन जी भी झूठे हैं, और या तो एसटीएफ वाले झूठे हैं, या तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झूठे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि पूरे मतलब हमारा जो जितना भी बॉर्डर है वो सुरक्षित है, कहीं पे कोई अंदर नहीं आ सकता है। राष्ट्रीय लेवल पे जितने भी गतिविधियां हैं उन पर नजर रखी जा रही है। ये मतलब जो राष्ट्रीय हमारे यहाँ के जो हैं रक्षा मंत्री जी, उनका कहना है। दूसरी तरफ एसटीएफ क्या कह रही है और केसी जी जैन क्या कह रहे हैं, मैं बता दूं, ये सब झूठ है। सिर्फ वहां के जो कर्मचारी थे उनको अपनी तनख्वाह बढ़वानी थी, क्योंकि इस समय देश में महंगाई कमर तोड़ रखी है। अब उसको किस तरह से बहाना बनाया जा रहा है, किस तरह से उसको अपने आप को हीरो साबित करना चाह रहे हैं, तो मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जितनी बार झूठ बोली है उतनी बार इस भारत के देश के नागरिकों ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया कि आज बता दीजिए कि हम जिस देश के नागरिक हैं, जहां पर हम काम करते हैं, अपने लिए हम नहीं बनवा सकते हैं। और इसी उत्तर प्रदेश में, इसी देश में तो सरकार से बात का तरीका ये होता है दारा सिंह जी, अगर मान लीजिए आपकी सरकार होती है और आपकी सरकार में इस प्रकार से प्रदर्शन होता, तो क्या ये तरीका होता है कि जो पुलिस भी अपना काम करती है दारा सिंह जी? ये बात से आप, मुझे लगता है ये बात आप समझेंगे। पुलिस अपना काम कर रही है, श्रमिक अपनी मांग कर रहे हैं, मांग करने का तरीका को, इसके को आप सही यहाँ पर साबित करना चाह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से गाड़ियों में आग लगाई गई, एम्बुलेंस को रोका गया, पुलिस पर पथराव किया गया, वो तरीका सही था प्रदर्शन का, हाँ या ना? देखिए, मैं आपको एक बता दे, मैंने पहले भी कहा था कि कलम भी इनकी है, तलवार भी इनकी है। ये चाहे तो कातिल बना दे और चाहे तो किसी को शरीफ बना दे। भारतीय जनता पार्टी का ये जो चरित्र है, मैं आपको बता दे, आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी सरकार अगर होती तो ये नौबत भी नहीं आती। अच्छा। क्योंकि हमें हर गांव, हर गली, हर व्यक्ति की पीड़ा को समझ है और हम उसी हिसाब से काम करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी हमारे हक अधिकार न देकर हम बदनाम केसी जैन जी, हमारे जल्दी अपनी बात को रखें। ठीक है, आएंगे सर आपके पास। केसी जैन जी, जी पहली बात तो ये कि जमीर बाबा जैसे लोग इन्हीं की सरकार और तमाम पुरानी गड्ढे, केसी जैन जी, ये कब तक पुराने बाबा आजम की बातें उठाते हैं? वर्तमान की बात कीजिए ना। वर्तमान 9 साल आपकी सरकार के हो, डबल इंजन की सरकार है। नहीं सुने क्या? अरे झूठ बोलते हो, कुछ तो नैतिक। अपने सवाल का तो जवाब से बोलिए बोलिए बोलिए। उत्तर प्रदेश देख रहा है। दारा सिंह जी ने कहा कि भाई पहली बात तो ये कि फंड का उपयोग कहाँ पर हो रहा है, ये बहुत बुरी बात नहीं कि आरएसएस ने कभी विशेष के लिए सहयोग दिया। आरएसएस होती है काल में एक को जारी और कहीं पे आपको कच्छ में भूकंप आया था तो कोई फंडिंग नहीं ले रहा था। लोग अपने घरों से भोजन लेके जा रहे थे, कपड़े लेकर के जा रहे थे, सहयोग कर रहे थे उसमें। चलिए ठीक है। अभी हमें इस फंडिंग पर बात नहीं करनी, अभी हमें बात करनी है कि आखिरकार प्रदर्शनकारियों में ये जिस तरीके से साजिश कैसे हो गई। आएंगे सर, आएंगे आपके पास। वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, आएंगे आपके पास, आएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा। रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए आप HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम,
मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति की अनुपम सुंदरता और अध्यात्म की दिव्य ऊर्जा एक साथ अनुभव होती है। ये वही पावन भूमि है जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दिव्य चार धाम यात्रा में शामिल होकर आस्था, श्रद्धा और आत्मिक शांति की अनूठी अनुभूति प्राप्त करते हैं। इसी पावन भूमि पर आरंभ हो रही है चार धाम यात्रा 2026, जिसका शुभारंभ 19 अप्रैल को श्री यमुनोत्री एवं श्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा। इसके उपरांत 22 अप्रैल को श्री केदारनाथ धाम, 23 अप्रैल को श्री बद्रीनाथ धाम एवं 23 मई को श्री हेमकुंड साहब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन और चार धाम यात्रा से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं का लगातार विस्तार हुआ है। उत्तराखंड सरकार द्वारा चार धाम यात्रा के सफल, सुगम और सुव्यवस्थित संचालन हेतु व्यापक तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। यात्री रजिस्ट्रेशन एंड touristcare.uk.gov.in पोर्टल या टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप के माध्यम से पंजीकरण, यात्रा पास, मौसम अपडेट, रूट मैप, होटल और हेल्पलाइन जैसी सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु आपातकालीन स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर 01351364 जारी किया गया है। चार धाम यात्रा हेतु हेलीकॉप्टर सेवा के लिए हेली सेवा लिंक के जरिए बुकिंग सुविधा भी दी गई है। यात्री हेलीकॉप्टर बुकिंग या होटल बुकिंग केवल अधिकृत और सरकारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही करें। चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए सभी श्रद्धालु यातायात नियमों और स्थानीय एवं मंदिर प्रशासन से जुड़े सभी नियमों का पालन अवश्य करें। साथ ही धामों की स्वच्छता और पवित्रता के सम्मान का भी विशेष ध्यान रखें। आइए चार धाम यात्रा 2026 में आस्था के इस महापर्व का हिस्सा बने। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। चलिए रुक कर लेते हैं यहाँ पर इस खास पेशकश की ओर, जहां गुस्सा नहीं ये गेम प्लान है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसका जवाब हम इन तमाम रिपोर्ट्स के जरिए भी देख चुके हैं। क्योंकि श्रमिकों का प्रदर्शन होता है और साजिश के तहत काफी कुछ चीजों को अंजाम दिया जाता है। मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी की अभी मांग भी है और अभी बाकी भी है। चलिए चर्चा पर करते हुए आपसे केसी जैन जी बीजेपी से नेता हमारे साथ बने हुए हैं और दारा सिंह यादव जी हमारे साथ नेता सपा से बने हुए। एक बार फिर से ब्रेक के बाद आप दोनों का स्वागत है। केसी जैन जी, ब्रेक से पहले आप कुछ कहते नजर आ रहे थे, जरा उस बात को पूरी करिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए सीमा जी, बात यह है कि किसी चीज की मांग कर, ये संवैधानिक अधिकार है, लेकिन वो कर्मचारी, वो श्रमिक, उनके हाथ में पत्थर कहां से आ गए, उनके हाथ में बम गोले कहां से आए, उनके हाथ में लाठी डंडे कहां से आ गए। तो ये जो षड्यंत्र किया गया पूरे प्रदेश को आग के हवाले करने का कि वहां से आग भड़केगी, पूरे प्रदेश में आग भड़केगी, लेकिन शासन प्रशासन जिस तरीके से अलर्ट रहा, इन चीजों को सफल नहीं होने दिया गया। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से आदेश दिया कि जो कंपनियां हैं, कंपनियां 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारियों को देंगी और अपनी मांग को शांतिपूर्ण तरीके से भी रख सकते थे। आप देखिए, अधिवक्ता समाज हाथ पे काली पट्टी बांध करके काम करता है, अधिवक्ता समाज मौन रह के काम करता है, फिर काम से हड़ताल करता है। कर्मचारियों ने भी हड़ताल की, अपनी बात रखी, ठीक है वहां तक, लेकिन उसके साथ में जो माताएं बहनें जो घरों में खाना बनाने का काम करती हैं, जिनकी कोई यूनियन नहीं है, जिनका कोई समूह नहीं है, ये वहां पर कैसे इकट्ठा हो गई। यानी कि महिलाओं को आगे रख करके इस आंदोलन की आग को झोंकने का काम ये षड्यंत्रकारी कर रहे थे, लेकिन इसको सफल नहीं होने दिया गया। अभी इसकी बड़े स्तर पर जांच चल रही है, इसमें कई सारी पार्टियां भी शामिल हैं और कई प्रदेशों से एसटीएफ ने 4-5 लोगों को गिरफ्तार किया। उन्होंने स्वयं इस चीज को कबूला है कि थानों को आग के हवाले करने का काम हम लोगों को करना था, लेकिन पुलिस प्रशासन की। देखिए, सबसे आसान तरीका है, जब हमें कोई काम नहीं करना होता है तो हम सीधे आरोप लगा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये खेल पुराना हो गया। जब हमारे देश के किसान इसी प्रदेश में
अपने लिए काला कानून को वापस लेने के लिए जब आंदोलन किए तो इन्होंने अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी क्या क्या बोले थे। यही बेशरम लोग जो वोट लेते हैं, कहते किसानों, मेरे भाइयों, नौजवानों, मेरी माताओं, अब इसी प्रदेश के, उत्तर प्रदेश की जो नागरिक हैं उनको कहीं आतंकवादी घोषित कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है आप लोगों को? जिस तरह से जिनसे वोट लेते हो उन्हीं को आप पाकिस्तानी घोषित करे दे रहे, कहीं पे अफगानिस्तानी घोषित किए दे रहे हो। मतलब उनका हक अधिकार नहीं दोगे, उनको बदनाम करोगे। मैंने कहा ना कि सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, और अभी ये कह रहे थे कि बम और गोले कहां से आए। मैं कह रहा हूं रक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग लीजिए। अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा है और आप इसी देश के नागरिक हैं और आप इस देश के संविधान को मानते हैं, इस देश के तिरंगे मानते हैं, आरएसएस से नहीं जुड़े हुए, तो आप रक्षा मंत्री केसी जैन जी, केसी जैन राजनाथ सिंह से पहले तो आप मांगिए इस्तीफा। ठीक है, मांगिए इस्तीफा उनसे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। केसी जैन जाते ये हैं? कोई विदेशी आतंकवादी नहीं थे। दारा सिंह जी सही बात है, एक बात तो सही कह, अच्छा, कोई विदेशी आतंकवादी नहीं थे। यही तो समस्या है। ये जो आंतरिक आतंकवादी हैं, इनको जो आप प्रेशर दे रहे हैं, इनके लिए आप ढाल बन करके खड़े होते हैं, इनसे कैसे निपटा जाए? अरे आप सुनिए जैन सिंह, आप स्मृति ईरानी को जानते हो? विपक्ष में थी, किस तरह सड़कों पे नाचती थी। अभी आज पहुंचेगी आप तक भी। अभी इसकी जब जांच चल रही है, इस जांच समाजवादी पार्टी इस षड्यंत्र में शामिल नहीं है, उस तक भी पहुंचेगी। जांच हम भी कराएंगे जब हमारी सरकार आएगी। एक एक भारतीय जनता पार्टी का नेता जेल चलिए, जाएगा, ठीक है, जो ठीक है, ठीक है। किसानों को, महिलाओं फंडिंग को से बदनाम कर फसाद रहा तक की है। ये पूरी स्टोरी है, ये पूरी रिपोर्ट है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया चैनल को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और इस वक्त अभी तलाश है मास्टरमाइंड की, और ये खोज जब पुलिस के द्वारा कर ली जाएगी तो कई सारे और बड़े खुलासे भी होंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार। अब एक नजर डालेंगे मौसम के हाल पर। तिरुवनंतपुरम का टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस है। गोवा का टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पुणे का 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। मुंबई का 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। नागपुर का 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। भोपाल का 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अहमदाबाद का 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। जयपुर का 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। दिल्ली का 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। चंडीगढ़ का 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अमृतसर का 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। श्रीनगर का 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। लखनऊ का 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। पटना का 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। गुवाहाटी का 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। कोलकाता का 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। भुवनेश्वर का 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। हैदराबाद का 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। बेंगलोर का 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। चेन्नई का 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है।